हाँ, गुड मॉर्निंग क्लास। बताओ। जो भारत परमाणु अनुसंधान रिएक्टर का नाम है ये सर अप्सरा साइरस वगैरह। हाँ, और यहाँ कुछ हम लोग ये लिखे हैं कि 1954 भारत का पहला परमाणु अनुसंधान केंद्र अप्सरा वो रिएक्टर का नाम इसमें है और ट्राम्बे जगह है। हाँ, ट्राम्बे जगह का नाम है। ट्राम्बे जगह का नाम है और अनुसंधान केंद्र अलग है और विद्युत उत्पादन संयंत्र अलग है। ठीक है। एक और संस्थान जो है इसमें पढ़ाई भी हो सकता है, मतलब परमाणु संबंधी वाले एडिशन वगैरह। हाँ कॉलेज टाइप। हाँ, और कुछ डाउट है क्या लास्ट क्लास तक किसी को? चलिए, आज से अपन अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी या भारतीय राज्य व्यवस्था। देखिए, क्लास में आपको ज़्यादा कुछ नोट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कंप्लीट मेरा जो हैंड रिटन का नोट्स का कंपाइलेशन है वो मैं आपको एज इट इज़ फॉरवर्ड कर दूंगा, तो आप लोग क्लास में शायद ही कुछ नोट करने की ज़रूरत पड़े, या जहाँ पे नोट करने की ज़रूरत पड़ेगी आपके नोट्स जैसे आपने ज्योग्राफी में नोट्स बनाए थे उस टाइप के आपको एग्जैक्ट नोट बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे एग्जाम टाइम में कुछ रिवीजन करने के लिए एक रफ नोट बनाते हैं ना, उस टाइप का नोट बना सकते हैं, ताकि वो आपको सिर्फ एग्जाम टाइम में आप उससे रिवीजन कर सको। बाकी एज इट इज़ जैसा ज्योग्राफी में हमने ठीक से स्ट्रक्चर्ड वे में नोट्स मेंटेन किए हैं वैसा नोट बनाने की जरूरत नहीं है। आप अपने हिसाब से चीजें नोट करते चलना, जहां जहां पे आपको नीड हो, जरूरत पड़े वहां पे। ठीक है। और बाकी की सारी चीजें आपको ये पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएंगी। ठीक। और एक और चीज, ये पीडीएफ आपको प्रिंट करवाने की जरूरत नहीं है। प्रिंट करवाने में जो आपको खर्च होगा उससे बेहतर है कि आप कोई एक ठीक ठाक किताब ले सकते हैं उतने में। यहाँ पे शायद प्रिंट आउट का रेट थोड़ा सा महंगा है। ठीक है, तो प्रिंट आउट के प्राइस में आप कोई ठीक ठाक किताब ले सकते हो। ठीक है, तो ये कभी भी आप मोबाइल में स्क्रॉल करते समय, मोबाइल लैपटॉप में पढ़ने के लिए ये रहेगा। ये बिल्कुल शायद 80-90 पेज का हैंड रिटन है, शॉर्ट नोट्स ही हैं। इससे भी शॉर्ट आप क्या चीज कर सकते हो, जितने आर्टिकल्स हैं सिर्फ उन्हीं का ही नोट बना सकते हो। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी। तो सबसे पहले यहां पे एक बात बता दो कि एक शब्द हम पढ़ते हैं भारत में, राज्य। भारत में सबसे पहले कुछ राज्य व्यवस्था विषय शुरू करने से पहले इस पूरे विषय में कुछ टर्मिनोलॉजीज या शब्दावली आने वाली है, जिसको आपको जो जो पता है बताते चलना। यहां पे एक शब्दावली आपको मिलेगी, राज्य। आगे एक शब्दावली मिलता है यहां पे, लोकतंत्र। और इसी के सिमिलर कुछ कॉन्सेप्ट है लोकतंत्र से संबंधित, या इसी के जैसे ही कुछ कॉन्सेप्ट है। एक है गणतंत्र, एक है राजतंत्र, ठीक है। इसके बाद में एक शब्दावली मिलता है आपको संविधान। इस विषय को पढ़ते समय जिन शब्दों का बहुत ज्यादा उपयोग होने वाला है उनको पहले समझ लेते हैं। एक शब्द मिलेगा आपको संविधान। इसके अलावा इसी संविधान को पढ़ते समय हमको ऐसे कुछ शब्द मिलेंगे, भाग, अनुच्छेद, और एक और शब्द क्या है, अनुसूची, शेड्यूल्स। ठीक है, तो सबसे पहले
जिनको कुछ आइडिया है, राज्य क्या होता है? सर राज्य के अंतर्गत एक मतलब 4 चीजें जरूरी होती हैं। इसमें कोई जनसंख्या, भूभाग और संप्रभुता। हाँ, तेजी से पढ़ नहीं पाए क्या पीडीएफ के ऊपर? अच्छा, पहले पढ़े हैं कहीं पे। वैसे तो हम छत्तीसगढ़ को ही राज्य कहते हैं। मध्य प्रदेश भी अपने आप में राज्य है। भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आम बोलचाल की भाषा में हम भारत में जो प्रांत हैं, जो स्टेट्स हैं, इन्हीं को ही क्या कहते हैं? राज्य कह देते हैं। पर जब एक्चुअल में पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटी के टर्म्स में अगर बात करें तो राज्य का कॉन्सेप्ट वो नहीं है जो हम आज तक समझते आए हैं। राज्य असल में एक ऐसा भूभाग है जहां पे 4 चीजें होनी जरूरी है। एक ऐसी बाउंड्री है जहां पे 4 चीजें होनी जरूरी है। ठीक है, राज्य किसको कहेंगे? तो राज्य के लिए पॉलिटिकल साइंस में 4 क्राइटेरिया बनाए गए हैं किसी भी जगह को राज्य कहने के लिए। सबसे पहला है कि एक डिफाइंड बाउंड्री होनी चाहिए, एक निश्चित भूभाग होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्राइटेरिया क्या है? वहां पे कुछ लोग, कुछ जनसंख्या निवास करना चाहिए उस डिफाइंड बाउंड्री के अंदर, उस निश्चित सीमा के अंदर कुछ लोगों का निवास होना चाहिए। इसके अलावा यहां पे एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड शासन होना चाहिए, या जिसको कि हम सरकार कहते हैं। वहां पर एक सरकार होना चाहिए जिसके नियम कानून वहां पर लागू हों। और सबसे अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज है, इस शासन के पास या सरकार के पास क्या होनी चाहिए? संप्रभुता होनी चाहिए। अब इसी टर्म्स में, इसी टर्मिनोलॉजीज में एक और शब्द आप जोड़ सकते हो, संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब क्या होता है? ठीक, तो किसी भी जगह को राज्य कहने के लिए एक निर्धारित भूभाग होना चाहिए, वेल डिफाइंड भूभाग होना चाहिए। वहां पर कुछ निवासरत जनसंख्या होनी चाहिए। वहां पर एक स्ट्रक्चर्ड सरकार का गठन होना चाहिए, सरकार होनी चाहिए जिसके कि नियम कानून वहां पे उस भूभाग पे, उस जनसंख्या पर लागू हों। इसके अलावा उस सरकार के पास संप्रभुता होनी चाहिए। संप्रभुता कहने का मतलब, अच्छा सबसे पहले भूभाग तो आपको समझ में आ गया, जनसंख्या, आम पब्लिक। सरकार के बारे में हमें इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर काफी सारा पढ़ना है, इसको फिलहाल छोड़ देते हैं। संप्रभुता क्या होता है? संप्रभुता का मतलब क्या है? सर मतलब कि जो अपने इंटरनली डिसीजन खुद से ले सकते हैं, वो बाहरी शक्ति से प्रभावित ना हो। निर्णय लेने में स्वतंत्र हो, निर्णय की स्वतंत्रता हो। सिर्फ निर्णय की स्वतंत्रता होने से क्या हम इसको संप्रभु कह सकते हैं? किसी भी राज्य को निर्णय किसी भी विषय पे हो सकता है, ठीक है, इसके आंतरिक या बाह्य मामलों पे। जब तक आप इस निर्णय को ठीक से निर्धारित नहीं करोगे, ये कहकर कि अपने आंतरिक और बाह्य सभी मामलों में इसे निर्णय की स्वतंत्रता ना हो, तब तक ये बात अधूरी रह जाएगी। ठीक है, संप्रभुता का मतलब है कि कोई ऐसी सरकार जो अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो, ऐसी स्वतंत्रता को ही हम क्या कहते हैं? संप्रभुता। ठीक है, संप्रभुता अगर आप इसका संधि विच्छेद करोगे तो इसमें आपको इस तरीके से कुछ मिलेगा, संप्रभुता। इसका मतलब है कि जो अपने आप में क्या है? यहां पे प्रभुता, प्रभु मतलब तो होता है भगवान, ईश्वर, लेकिन यहां पे इसका एक्चुअल में अर्थ है निर्णय लेने के लिए, अपने आप में अपने लिए जो निर्णय लेने की काबिलियत रखता हो, किसी दूसरे तीसरे पक्ष का कोई दबाव ना हो। ठीक है, जो अपने सभी प्रकार के निर्णय लेने में स्वतंत्र हो, किसी भी बाह्य पक्ष का दबाव ना हो, ऐसे स्थिति को क्या कहते हैं हम? संप्रभुता।
तो जब हम राज्य की बात करते हैं तो राज्य के कुछ एग्जाम्पल जो आज तक हम देखते आए हैं, छत्तीसगढ़ हो गया, एमपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इनको हम राज्य क्यों नहीं कह सकते पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज में या राजनीति की भाषा में? छत्तीसगढ़ के पास एक वेल डिफाइंड बाउंड्री तो है, इसका नक्शा हमारे पास है, जनसंख्या भी यहाँ पे निवासरत है, यहाँ पर फिलहाल कांग्रेस की सरकार भी है, शासन भी है। संप्रभुता नाम की कोई चीज है क्या यहाँ पे? अच्छा, संप्रभुता कहने में हमने दो चीजें और ऐड की कि यहाँ पे आंतरिक और बाह्य हर तरीके के मामलों में संप्रभुता होनी चाहिए, निर्णय लेने की क्षमता और शक्ति होनी चाहिए। तो किस तरीके की निर्णय हम नहीं ले पा रहे हैं? ये छत्तीसगढ़ की सरकार किस तरीके के निर्णय नहीं ले पा रही है जिसकी वजह से हम इसको राज्य की कैटेगरी में नहीं रख पा रहे हैं? जैसे कि कुछ इंडस्ट्री वगैरह स्थापित करना पड़ता रहता है और कुछ मामलों में सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता है। ठीक है, भारत में सभी राज्यों के पास कुछ ना कुछ ऐसे नियम कानून हैं या केंद्र सरकार के पास कुछ ऐसे नियम कानून हैं जिनका पालन करना हर एक राज्य को जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा लोन वगैरह लेते हैं तो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेते हैं। ठीक है, एक बहुत बेसिक सा चीज है, कोई भी राज्य तब स्वतंत्र माना जाएगा जब वो अपने पेरेंट से, पेरेंट कहने का मतलब यहां पे भारत देश के रूप में, अपने पेरेंट से अलग होने की मांग रख सकता हो। क्या छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र कोई ऐसा राज्य है जो कि भारत से अलग होने की डिमांड रख सकता है? नहीं रख सकते हैं। सिर्फ ये एक रीजन ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि भारत में ये जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ नाम की जो बाउंड्रीज है ये अपने आप में संप्रभु नहीं है और इसी वजह से हम इनको राज्य की कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। लेकिन भारत नाम का जो एक बाउंड्री है जिसको कि हम अपना देश कहते हैं, क्या ये संप्रभु है? भारत नाम का एक जो बाउंड्री जिसमें हम रहते हैं, जो हमारा देश है, क्या इसके पास संप्रभुता है? इसके पास संप्रभुता है। ये इसको किसी भी दूसरे देश से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अपने किसी भी आंतरिक या बाह्य मामलों के लिए, अपने इंटरनल रिलेशन या फॉरेन रिलेशन के लिए किसी भी दूसरे देश से इनको कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसीलिए हम क्या कहेंगे कि भारत एक राज्य है। पॉलिटिकल साइंस में जब नॉर्मल टर्म्स में जिसे हम देश कहते हैं, पॉलिटिकल साइंस या राजनीति की भाषा में उसको हम क्या कहते हैं? राज्य कहते हैं। और इस वजह से भारत एक राज्य है, न कि मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़। ठीक है, तो राज्य कहने के लिए कौन कौन से 4 क्राइटेरिया हो गए? भूभाग होना चाहिए, वहां पर निवासरत जनसंख्या होनी चाहिए, एक लोकतांत्रिक शासन होनी चाहिए और संप्रभुता होनी चाहिए उस सरकार के पास में। ऐसे किसी भी बाउंड्री को हम क्या कहेंगे? राज्य कहेंगे। हाँ मैम, राज्य किसको बोलते हैं? छत्तीसगढ़ को राज्य कहते हैं, वो लेमैन टर्म्स में है, आम बोलचाल की भाषा में है। ठीक है, हर एक व्यक्ति यहाँ पे राजनीति पढ़ा हुआ नहीं है या राजनीति का एक्सपर्ट नहीं है। उन्हें बेसिक जो कह सकते हो कि डिफरेंस जब तक पता नहीं होता है तब तक हम उसी बोलचाल की भाषा का प्रयोग करते रहते हैं। न्यूज़पेपर्स में भी आपको हमेशा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन सभी बाउंड्रीज के लिए राज्य शब्द मिलता है। ठीक है, क्योंकि वो आम पब्लिक के लिए जारी किए जा रहे हैं। वो जो न्यूज़पेपर्स हैं, न्यूज़ हैं, आम पब्लिक के लिए जारी किए जा रहे हैं। किसी एक्सपर्ट के पढ़ने के लिए जब किताबें लिखी जाएंगी तो वहां पर राज्य न लिख करके, मतलब भारत को राज्य का दर्जा दिया जाएगा। वहां पे इन सभी को क्या कहा जाएगा? मध्य प्रदेश या जो छत्तीसगढ़ है, इन बाउंड्रीज को क्या कहते हैं? यहाँ पे इन्हें कहा जाता है प्रांत या प्रोविंस। ठीक है, मतलब छत्तीसगढ़ एक प्रांत है, न कि राज्य। भारत राज्य है, न कि प्रांत। ठीक है, उसके बाद में कुछ छोटे छोटे और बेसिक टर्म्स हैं। एक है लोकतंत्र, गणतंत्र और राजतंत्र। आपको इसके बारे में जो भी पता है बताते चलो। सबसे पहले राजतंत्र बता दो, आसान सा डेफिनेशन लग रहा है। ठीक है, एक शब्द आपने बताया राजतंत्र, जहां पे राजा का शासन है। जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पे जहां पे भी कोई किंगडम या फिर कह सकते हो कि कोई राज्य हमें दिखाई देगा, वहां पर हमको क्या दिखने को मिलेगा? राजतंत्र। इतिहास में जहां पे भी किसी राजा के शासन का उल्लेख मिलेगा, राजा के
शासन को हम क्या कहते हैं? राजतंत्र कहते हैं। राजतंत्र की एक खास बात क्या है कि ये वंशानुगत प्रकार का होता है। जनरली जब हम इतिहास पढ़ेंगे तो इतिहास में आपको यही देखने को मिलेगा कि कोई भी राजा के बाद में उसके आने वाली पीढ़ी में उसके लड़के ही राजा बन रहे हैं। ठीक है, तो राजतंत्र एक कैसा सिस्टम होता है? वंशानुगत प्रकार का सिस्टम होता है। इसके बिना नहीं ठीक होता है क्या ये? अच्छा, ऐसी समस्या होते रहती है? ठीक है, तो राजतंत्र कैसा है? यहां पे दो चीजों के बारे में हमने बात किया। पहला, किसी राजा का शासन होगा, और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि यहाँ पे जो शासन है वो वंशानुगत चलता रहेगा। उसके बाद में जब बात करते हैं लोकतंत्र की, लोकतंत्र में संधि विच्छेद करने पे आपको मिलेगा लोकतंत्र, और इसका मतलब क्या है? लोगों का शासन। लेकिन जब बात करें कि लोकतंत्र में लोगों का शासन होना चाहिए, पर हम यहाँ पे किसी भी तरीके के इस शासन में तो इन्वॉल्व नहीं है। अपने प्रतिनिधियों को लोगों के द्वारा चुना जाता है। ठीक है, लोकतंत्र का मतलब क्या होगा? अपने प्रतिनिधियों को चुन करके शासन के लिए भेजना। लोकतंत्र का मतलब क्या हुआ? अपने प्रतिनिधि के माध्यम से शासन व्यवस्था को चलाना। लोग क्या है? अपने प्रतिनिधि चुन करके अपना शासन चलाएंगे। जैसे कि एक बहुत स्मॉल स्केल से शुरू करें तो हमारा वार्ड होता है, जिस एरिया में हम रहते हैं वहां पे वार्ड होता है। हमारे बेसिक वहां पे डेवलपमेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए हम किसको चुनते हैं? वार्ड पार्षद को चुनते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर प्रदेश की बात करें तो हम अपने अलग अलग एरिया, जिसको कि अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं, वहां पे अलग अलग विधानसभा क्षेत्र होते हैं। उन क्षेत्रों में हम किसको चुनते हैं? विधायक को। फिर इसको और बड़े टर्म्स में डिफाइन करें तो हमारा एक अलग सांसद क्षेत्र आ जाता है। वहां पे हम किसको चुनते हैं? सांसदों को चुनते हैं। और इन सभी सांसदों में से पूरे देश के लिए क्या चुना जाता है? एक प्रधानमंत्री चुना जाता है। इस तरीके से ये पूरी हायरार्की जो है वो एक वेल डिफाइंड शासन का स्ट्रक्चर कह सकते हो, जहां पर ग्राउंड लेवल पर एक पार्षद से लेकर के उच्च स्तर पर एक प्रधानमंत्री तक का जो पोजीशन है बिल्कुल वेल डिफाइंड है कि किसको क्या काम करना है। ठीक है, किसकी क्या क्या जिम्मेदारियां होंगी। ठीक है, तो लोकतंत्र का सीधा सा मतलब क्या है? लोगों के द्वारा, एक फेमस डेफिनेशन आपने पढ़ा होगा, लोगों का लोगों के लिए और लोगों के द्वारा शासन। लोगों के द्वारा शासन, ये क्या होता है आपका? लोकतंत्र। लोगों के द्वारा, पर लोगों के द्वारा जब बात की जा रही है तो ये डायरेक्ट ना होकर के इनडायरेक्ट होता है। मतलब ये अपने प्रतिनिधि के द्वारा यहां पर शासन चलाते हैं। जब हमने यहीं पे एक वर्ड डिस्कस किया कि ये अपने प्रतिनिधि के द्वारा शासन चलाते हैं, तो आपको यहां पे लोकतंत्र के अलग अलग आयाम मिल जाते हैं। एक है आपका यहां पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक है आपका अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब तो आपने बता दिया कि लोगों के लिए, लोगों के द्वारा और लोगों का शासन। लेकिन जब इसी लोकतंत्र के कुछ आयाम है, कुछ अलग अलग प्रकार हैं, तो हमें समझ में आता है कि कुछ ऐसे सिस्टम भी हो सकते हैं, मतलब जहां पे लोग स्वयं डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते थे, और एक ऐसा सिस्टम हो गया जहां पे हम प्रतिनिधियों के द्वारा शासन चला रहे हैं। ठीक है, ये जो प्रत्यक्ष शासन है कहां कहां पे देखने को मिल सकता है, या प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहां पे देखने को मिलता है? अच्छा, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब समझ में आ गया? लोग शासन में स्वयं भाग ले रहे हैं। मतलब आप में से अगर हम बात करें कि यहां पर अगर एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र का गठन करना है, तो आप में से हर एक स्टूडेंट का, हर एक मेंबर का पूरे शासन में पार्टिसिपेशन होगा। लेकिन जब हम बात करेंगे कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का, तो आप क्या करेंगे? इस पूरी क्लास में से एक मॉनिटर या एक कैप्टन का चुनाव कर लेंगे।
ठीक है, तो कैप्टन क्या हो गया आपके लिए यहाँ पे प्रतिनिधि के रूप में हो गया, और आपके लिए आपके बिहाफ में सारे डिसीजन कौन लेगा, आपका प्रतिनिधि लेगा। ठीक है, ये हो गया एक अप्रत्यक्ष तरीका। ये वही तरीका है जो कि आज हम पूरे देश में देखते हैं। ऐसा कहीं भी होता है क्या कि संसद में कोई कानून बनाना है तो हम सभी 1.5 करोड़ लोग या 140 करोड़ लोग एक साथ संसद में चले जाते हैं और अपना अपना पक्ष रखते हैं? ऐसा तो नहीं होता है। हमारे बिहाफ में जो सांसद बैठे हैं वही निर्णय लेते हैं। ठीक है, तो ये कैसा तरीका हो गया? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक तरीका हो गया। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या संभव है किसी देश में? ऐसा देश जो कि जनसंख्या की दृष्टि से छोटा हो, जहां पे जनसंख्या कम है, छोटा है, इसके अलावा वहां पर लोग इतने शिक्षित हैं कि निर्णय लेने के लिए जो भी जरूरी पक्ष है उसको ठीक से समझते हैं। भारत में अगर हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र जैसा कुछ सिस्टम लागू कर भी दें तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को विषय की ठीक से जानकारी न होने की वजह से गलत निर्णय हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम जहां पर लोगों का सीधा सीधा इन्वॉल्वमेंट है डिसीजन मेकिंग में, ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी या प्रत्यक्ष लोकतंत्र। किन जगहों पर ये लागू किया जा सकता है? जहां पे जनसंख्या का साइज छोटा है और जहां पे जनसंख्या लगभग ठीक तरीके से शिक्षित है। ठीक है, जनरली शिक्षित को हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है। अगर हम किसके लिए बात करें, जनजातीय जनसंख्या के लिए बात करें, जनजातीय जनसंख्या के लिए अगर बात करें तो क्योंकि उनका जनसंख्या छोटा है, बहुत शिक्षित तो नहीं है, लेकिन इनका पूरा सिस्टम कैसा चलता है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी के बेस पर चलता है। ठीक है, कबीले के सारे लोग मिल बैठ करके आपस में सलाह मशवरा करके क्या करेंगे? अपने लिए निर्णय लेते हैं। वो एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो लोकतंत्र आपको समझ में आ गया, राजतंत्र आपको समझ में आ गया। उसके बाद में गणतंत्र। गणतंत्र क्या होता है? गणतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? 26 जनवरी, 15 अगस्त को? उल्टा तो नहीं है? ठीक, तो गणतंत्र क्या होता है? सर, किसी भी देश के जो सर्वश्रेष्ठ जो पद है वो वंशानुगत ना होकर कोई मतलब जनता के द्वारा ही चुना जाता है, मतलब जनता में से कोई नहीं होता है। ठीक है, जैसे हमने बात किया था कि राजतंत्र में राजा का पद कैसा होता है? वंशानुगत होता है। क्या भारत में राष्ट्रपति का पद वंशानुगत होता है? भारत में राष्ट्रपति का पद हम वैसे ही कह सकते हैं जैसा कि किसी दूसरे देश के लिए राजा का पद होता है। एक सर्वश्रेष्ठ या सबसे ऊंचा पद है राष्ट्रपति का पद। मतलब किसी देश में, जैसे कि भूटान हो गया, सिक्किम एक समय पे जब देश था तब वहां पे राजा का शासन हुआ करता था। अभी भी शायद यहाँ पे एक सिंबॉलिक तौर पे राजा का चुनाव होता है। नेपाल एक राजतंत्रात्मक देश था। यूके अपने आप में अभी भी राजतंत्र चलता है वहां पर। ठीक है, जापान में राजा का चुनाव होता है। ठीक, ऐसे कई सारे देश हैं जहां पर कुछ पद जो है वो वंशानुगत हैं, जैसे कि राजा का पद। तो क्या भारत में कोई ऐसा पद है जिसको कि हम राजा के तौर पे माने? जैसे कि राजा के इक्विवेलेंट भारत में क्या हो गया? राष्ट्रपति। और क्या ये पद वंशानुगत है? नहीं है। ठीक है, तो एक ऐसा सिस्टम जहां पर इस सर्वोच्च पद का, देश के सर्वोच्च पद का चुनाव आम पब्लिक के द्वारा या आम जनता के द्वारा किया जाता है, न कि वंशानुगत हो, ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? गणतंत्र कहते हैं। लेकिन जहां पर ये पद वंशानुगत हो, ऐसे सिस्टम को क्या कहते हैं? राजतंत्र कहते हैं। ठीक है, तो बेसिक 2-3 टर्म्स जो आपने पढ़े, एक है लोकतंत्र, लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा शासन। लोकतंत्र में 2 प्रकार आपने पढ़े, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब था जहां पर आप, मैं, हम जो है सीधे सीधे निर्णय निर्माण में भागीदार हूं। ठीक है, ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। लेकिन एक बड़े पॉपुलेशन में सभी के निर्णय या सभी के मतों को इक्वल वेटेज देना पॉसिबल नहीं होता है। ऐसे सिस्टम में क्या काम आता है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जहां पे आप, हम मिल करके अपना एक प्रतिनिधि चुनेंगे और वो प्रतिनिधि हमारे लिए निर्णय लेने का काम करेगा। ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र।
उसके बाद में हमने बात किया राजतंत्र की, जहां पे कोई एक पद जो वहां पर सर्वोच्च पद है वो कैसा होता है, वंशानुगत होता है, इसको हम राजतंत्र कहते हैं। आज भी विश्व में कुछ ऐसे देश हैं जहां पे राजतंत्र विद्यमान है, ठीक। उसके बाद में गणतंत्र, जहां पर इस सर्वोच्च पद को वंशानुगत न बना करके हमारे प्रतिनिधियों के द्वारा या जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा जब चुना जाता है, ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, गणतंत्र कहते हैं, ठीक है। अच्छा, लोकतंत्र, गणतंत्र, इसके बाद में कुछ टर्म्स हमने नोट किया था। एक टर्म हमने नोट किया था संविधान। पॉलिटी पढ़ते समय एक शब्द की चर्चा बहुत ज्यादा होने वाली है, संविधान। संविधान क्या होता है? संविधान नाम का कोई शब्द सुने हैं? क्या होता है संविधान? हाँ, अच्छा, इसको बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा में हम कह सकते हैं किसी भी देश के लिए सर्वोच्च कानून, किसी भी देश को, किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए जो सबसे ऊंचा कानून है, जिसके अंडर, जिस अम्ब्रेला के नीचे सारे कानून शामिल हो जाएंगे, इस सर्वोच्च कानून को ही हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं उस देश का। लेकिन जब हम टेक्निकल टर्म्स में अगर बात करें, राजनीति शासन या राजनीति शास्त्र की अगर भाषा में अगर बात करें, तो इसको हम कहते हैं कि संविधान किसी भी देश में संविधान सभा के द्वारा एक असेंबली थी जिसको बनाया गया था संविधान का निर्माण करने के लिए ही। संविधान सभा के द्वारा निर्मित नियमों और कानूनों का समूह, नियमों और कानूनों का संग्रह, नियमों और कानूनों का संग्रह। इस संग्रह को हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। किसी भी देश में एक संविधान सभा के द्वारा अगर कुछ नियम कानून बनाए गए थे, तो इन नियमों और कानूनों का संग्रह ही क्या कहलाता है, संविधान कहलाता है, जो उस पूरे देश के लिए सबसे सुप्रीम लॉ होता है, सर्वोच्च कानून के तौर पे काम करता है। और देश में भविष्य में जब भी कोई दूसरा कानून बनाया जाएगा तो ध्यान रखा जाता है कि वो इस कानून का उल्लंघन ना करे, मतलब संविधान का उल्लंघन ना करे। जैसे कि सपोज संविधान लागू होने के बाद में देश में कुछ नागरिकता से संबंधित प्रावधान किए गए, नागरिकता से संबंधित कानून बनाए गए, कृषि से संबंधित कोई कानून बनाए गए, या फिर यहां पे वाणिज्य व्यापार से संबंधित कोई कानून बनाए गए, आपकी स्वतंत्रता फ्रीडम से संबंधित कोई कानून बनाए गए। इन सभी मामलों में हम ये चेक करेंगे, इसके अलावा जितने भी मामले हो सकते हैं कानून बनाने के लिए, उन सभी मामलों में हम ये चेक करेंगे कि संविधान में जो नियम कानून पहले से वर्णित हैं, ये नए कानून उसके पैरेलली चल रहे हैं, उसके साथ साथ चल रहे हैं, या उसको कहीं पे क्रॉस कर रहे हैं। अगर वो कहीं पे भी संविधान के नियमों का, कानूनों का उल्लंघन करते हैं, उसको क्रॉस करते हैं, ठीक है, उन नियमों का उल्लंघन करते हैं, ऐसी स्थिति में इन सभी कानूनों को हम नल एंड वॉइड कह देंगे, मतलब उनका जो अस्तित्व है उसको ही नकार दिया जाएगा, और हमारे संविधान में जो पहले से कानून लागू हैं उसी को हम सर्वोपरि मानकर, सर्वोच्च मान करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो संविधान ऐसे सर्वोच्च कानूनों का समूह है जिसके आधार पर जो नए भविष्य में कानून बनने वाले हैं उन सभी को उसके पैरेलली, उसके साथ साथ चलना पड़ेगा, अन्यथा उनको निरस्त माना जा सकता है, ठीक है। अब यहां पे हमने बात किया संविधान का, तो हमें कुछ और शब्दावली मिलती है, जैसे कि एक शब्द है लिखित संविधान और एक है अलिखित संविधान। ये शब्द आपने पढ़ा है पहले से, लिखित और अलिखित संविधान। लिखित संविधान किसको कहेंगे, जो पहले से संविधान सभा के द्वारा लिखा गया कानून है, लिखा गया हो।
और अलिखित? अलिखित का मतलब उसको लिखा ना गया हो, लेकिन एक क्वेश्चन है सर, अगर उसको कन्वेंशन की सर तरह है सर। लिखा नहीं गया है पर क्या कन्वेंशन बता रहे हो आप? मतलब वहां पे लॉ है सर, पर लिखा नहीं गया है। ठीक है, लॉ की एग्जिस्टेंस है पर लिखा नहीं गया है। ठीक है, लिखित संविधान। अच्छा, इसका कुछ एग्जाम्पल बता पाएंगे आप? लिखित संविधान कौन कौन से देश में है और अलिखित कहां पे है? लिखित कहां पे है? इसका एक एग्जाम्पल है आपका भारत, और कहां पे? अमेरिका में, यूएसए में, और ब्रिटेन। ब्रिटेन नहीं है सर। ब्रिटेन कहां पे है? अलिखित में है। यूके या ब्रिटेन कहां पे है? अलिखित संविधान में। देखिए, लिखित या अलिखित कहने का मतलब है कि संविधान सभा ने जब बैठ करके इस संविधान को लिखने का, ड्राफ्ट करने का जब शुरुआत किया था, तो इन्होंने क्या किया, पूरे नियमों को कंपाइल करके एक बुक के तौर पर के जारी कर दिया था कि ये हमारा आज से संविधान है। ऐसे जो भी देश जिन्होंने अंतिम रूप से कोई एक ऐसी बुक, किताब या डॉक्यूमेंट जारी किया हो ये कहकर कि ये आज से हमारा संविधान है, ऐसे संविधान को हम क्या कहते हैं? लिखित संविधान। अलिखित संविधान क्या है? किसी भी देश में जहां पे नियमों, कानूनों का संग्रह तो है, पर उस देश ने कभी भी ये नहीं कहा है कि आज से ये हमारा संविधान है। मतलब वहां पे रिटन टेक्स्ट है, कोई भी लॉ जो है वो रिटन फॉर्मेट में है, पर वो अलग अलग पार्ट में है। सपोज यहाँ पे नागरिकता से संबंधित कोई एक किताब हो गई, यहाँ पे कोई एक किताब हो गई जो उनके यातायात व्यवस्था, वाणिज्य या व्यापार व्यवस्था को दुरुस्त करने का बताता है। ये यहाँ पे एक किताब हो गई जो वहाँ के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को बताता है या किसी दूसरे तीसरे चीज को बताता है। जबकि लिखित संविधान के अंदर क्या करेंगे, इन सभी किताब को हम कंपाइल करके एक किताब बना देंगे और ये कहते हैं कि आज से ये हमारा संविधान है। लेकिन अलिखित संविधान में ऐसा कोई कंपाइलेशन एक किताब के तौर पे नहीं मिलता है। ठीक है, वहां पे नियम कानून उपस्थित तो हैं, पर उनको ये कभी नहीं कहा गया कि ये उनका संविधान है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो है वो अलिखित संविधान है। ठीक है, लिखित तो है पर कंपाइल्ड नहीं है, एक किताब के रूप में उसको कभी भी जारी नहीं किया गया वहां की सरकार के द्वारा, वहां की असेंबली के द्वारा। ऐसा एग्जाम्पल एक कौन सा है? यूके, ब्रिटेन एक ऐसा देश है जहां पे कानून तो खूब सारे हैं, पर उनको कभी भी एक संविधान के तौर पे बताया नहीं गया है पूरे विश्व को कि आज से ये हमारा संविधान है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि यूके या ब्रिटेन का संविधान जो है वो अलिखित संविधान है। ठीक है, भारत के संविधान के बारे में अगर बात करें तो भारत का संविधान सबसे पहले तो हम इसको कहते हैं कि ये लिखित संविधान है। ठीक है, इसको लिखा किसके द्वारा गया है? तो एक ग्रुप बना था जब आजादी के बाद में, ठीक है, अंग्रेजों ने एक यहाँ पे संविधान सभा का गठन किया था जिसके द्वारा ये पूरा संविधान लिखा गया था। तो इसको लिखा किसके द्वारा गया है? संविधान सभा के द्वारा लिखा गया है। भारतीय संविधान के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है कि ये विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारत का संविधान कैसा है? लिखित है, संविधान सभा के द्वारा निर्मित है और विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। अगर यहीं पे आपको कुछ छोटे छोटे प्रश्नों की चर्चा करूं तो विश्व का सबसे पहला संविधान कौन सा है? हाँ, अच्छा, विश्व का सबसे पहला, चलिए, लिखित संविधान, विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान, सबसे पहला लिखित संविधान कौन सा है? अमेरिका का। सब एक बात करें कि अलिखित संविधान कहां पे है? अभी आपने बताया था ब्रिटेन का। अलिखित कहां पे है? ब्रिटेन, यूके में। और भारत का संविधान कैसा है? लिखित है, संविधान सभा के द्वारा लिखित है। इसके अलावा विश्व का सबसे लंबा और सबसे बड़ा, सबसे विस्तृत संविधान है भारत का।
इसके अलावा हमने कुछ शब्दावलियों में चर्चा किया कि इसी संविधान के अंदर कुछ शब्दावली हमको मिलने वाले हैं। संविधान के अंदर ही कुछ शब्दावली की चर्चा होने वाली है, जैसे कि एक शब्द है यहां पे भाग, एक शब्द है यहां पे अनुच्छेद और एक है अनुसूची। बताते चलिएगा जो आपको पता है, भाग क्या है, अनुच्छेद क्या है और अनुसूची क्या है, इसको डिफाइन कर पाएंगे? सर अगर संविधान को एक पुस्तक के रूप में बांट देंगे, हाँ, तो जो चैप्टर है मतलब जो उसको भाग के रूप में, ठीक है, और उसमें जो छोटे छोटे बिंदु उस चैप्टर के अंदर जो निहित बिंदु है उसको अनुच्छेद के रूप में, ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा जो बच जाए उसे अनुसूची। ठीक। और कोई इसको डिफाइन करना चाहेगा? चलिए, अगर हम इस संविधान को, जैसा हमने कहा कि ये एक किताब के तौर पे संविधान सभा के द्वारा कंपाइल किया गया और बताया गया कि आज से ये भारत का संविधान है, तो संविधान को अगर हम एक पुस्तक माने, जैसा कि भारत में हम कोई भी दूसरी किताब उठा करके देख लें, आपके हाथ में जो भी कोई किताब रहती है आज तक, उस किताब को आप अगर उठा करके देखोगे तो आपको उस किताब के शुरुआती पेज में कुछ चीजें देखने को मिलती है। जैसे कि एक पहला पेज जब आप ओपन करोगे तो वहां पर पहले, दूसरे या तीसरे पेज में आपको एक ऐसा शब्द मिलेगा, एक ऐसा पेज मिलेगा जहां पर लिखा होता है प्रस्तावना या फिर लेखक के विचार। ऐसा एक पेज मिलता है जहां पे लेखक ने यह बताया होता है कि ये इस किताब को लिखने का पर्पस क्या है और ये किताब किसको डेडिकेट किया है उसने। किसी कोई लेखक होता है जो अपने माता पिता को वो किताब डेडिकेट करता है, कोई अपने बच्चों को, कोई अपने विद्यार्थियों को किताब डेडिकेट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक पहला पेज जो होता है इसको हम कहते हैं लेखक के विचार, जहां पर या जब हम बात करें कि संविधान के हिसाब से, तो इसमें हमने क्या लिखा, एक प्रस्तावना लिखा। प्रस्तावना के बाद में जब आप कोई किताब उठाओगे तो वहां पे एक इंडेक्स देखने को मिलता है। इंडेक्स में क्या होगा, यहां पर चैप्टर का नाम और यहां पर पेज नंबर लिखा होगा, ठीक है। यही जो चैप्टर है, जब आप संविधान नाम की किताब उठाओगे तो यही जो चैप्टर है इसको हम कहते हैं भाग, ठीक है, या इसको हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसे हम कहते हैं पार्ट्स, संविधान के भाग या पार्ट्स। उसके बाद में जब इस सामान्य सी कोई किताब में अब जब आप कोई एक अध्याय शुरू करोगे तो उस अध्याय में आपको बहुत सारे सब हेडिंग्स या हेडिंग्स मिल जाते हैं, ठीक है। हर हेडिंग में कोई विशेष बात की चर्चा हो रही होगी। वैसे ही यहां पर जो इस किताब में, संविधान नाम की जो किताब है, यहां पे जब आप पहला कोई भी एक चैप्टर ओपन करोगे, यहां पर जितनी भी बातें लिखी हैं वो एक बिंदुवार क्रम में लिखी हुई हैं और इसी हर एक बिंदु को हम क्या कहते हैं, अनुच्छेद कहते हैं। जैसे कि चैप्टर 1 जब आप स्टार्ट करोगे तो वहां पे अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 ऐसा करते हुए वहां पर केवल 4 बिंदुओं की चर्चा है और हर एक बिंदु को हम क्या कहते हैं, अनुच्छेद कहते हैं, ठीक। उसके बाद में अनुसूची। यहां पे कुछ ऐसे भी चीजें थी जो कि किसी अनुसूची में, सपोज हमने यहां पे एक अनुसूची नंबर 1, अनुच्छेद नंबर 1 पढ़ना शुरू किया और यहां पे हमको मिलता है भारत के राज्यों के बारे में। एक पहला जो अनुच्छेद पढ़ेंगे वहां पे लिखा हुआ मिलता है, भारत जो है वो राज्यों का संघ होगा, इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का संघ, ठीक है। ये क्या था आपका आर्टिकल नंबर 1। यहां पर सिर्फ इतनी सी बात लिख करके छोड़ दी गई है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ होगा, लेकिन यहां पे कहीं भी ये मेंशन नहीं किया कि भारत जब राज्यों का संघ है तो कौन कौन से राज्य शामिल होंगे। मतलब यहां पर एक लिस्ट देने की जरूरत थी जिसमें कि जितने स्टेट्स हैं और जितने यूनियन टेरिटरी हैं भारतीय सीमा के अंदर, उन सबको लिखा जाना चाहिए था। तो ऐसे कई सारे बिंदु हैं जहां पे हमें उस अनुच्छेद के अंदर बहुत सारा डेटा लिस्ट के तौर पे कंपाइल करके रखना पड़ता है। उसको हमने क्या किया, एक अलग से पार्ट में, एक अलग से हिस्से में नोट करना शुरू किया और इसी हिस्से को हम क्या कहते हैं, अनुसूची, जहां पे अलग अलग डेटा का लिस्ट दिया गया है, ठीक है। भाग क्या है, चैप्टर्स। अनुच्छेद क्या है, उन्हीं चैप्टर्स के अंदर बिंदुवार लिखा गया कंटेंट। और अनुसूची क्या है, किसी भी कंटेंट में अगर हमें
एक्स्ट्रा डाटा लिस्ट के तौर पर चाहिए होगा, उसे हमने कहां रख दिया है? अनुसूची के अंदर में। ठीक है, संविधान नाम की जो किताब है उसमें 3 हिस्से हैं, भाग, अनुच्छेद और अनुसूची। इसके अलावा इसका जो प्रारंभ है वो प्रस्तावना के रूप में होता है, इसको हम आगे चर्चा करेंगे। भाग क्या है? चैप्टर है। अनुच्छेद क्या है? हर एक चैप्टर में लिखा गया कंटेंट जो कि बिंदुवार है। उसके बाद में अनुसूची क्या है? इन्हीं बिंदुओं में जो हमें एक्स्ट्रा डेटा चाहिए था लिस्ट के तौर पे, उन्हें हमने अनुसूची के तौर पर नोट कर दिया है। ठीक, चलिए, इतनी जो प्रमुख शब्दावलियां हैं उसको समझने के बाद में आपको इनमें जो लिखा गया कंटेंट है उसे समझने में आसानी होगी, और जहां जहां पे कोई नया शब्द मिलता है उसे हम वहीं पर डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें इंडियन पॉलिटी या भारतीय राज्य व्यवस्था की, तो सबसे पहले एक शब्द हमको देखने को मिलता है राज्य। ठीक है, राज्य कहने के लिए किसी भी जगह पे आवश्यक शर्तें क्या है? वहां पर भूभाग होना चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए, सरकार और वहां पर संप्रभुता होनी चाहिए। ऐसा कोई भी ज्योग्राफिकल बाउंड्री जहां पर ये सभी चीजें विद्यमान हैं, इसको हम क्या कहते हैं? राज्य कहते हैं। राज्य कहने के लिए किसी भी जगह में एक राजनीतिक संरचना जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, संप्रभुता और राजनीतिक संरचना। ठीक है, जब यहाँ पे आप राजनीतिक संरचना की बात करते हैं तो वहां पे 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। किसी भी जगह पर कानून बनाने वाले कुछ लोग होने चाहिए, एक सेपरेट बॉडी होनी चाहिए जो उस कानून के अनुसार शासन करवा सके या कानूनों को लागू करवा सके, और वहां पे अगर कानूनों का पालन नहीं किया जाता है पब्लिक के द्वारा तो दंड देने वाली कोई संस्था, कोई बॉडी होना चाहिए। इन सभी को मिलाकर के हम क्या कहेंगे? वहां की राजनीतिक संरचना कहेंगे। ठीक है, संप्रभुता के बारे में बात कर चुके हैं। राज्य छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश राज्य है या नहीं है, इसका एक रीजन क्या था कि इनके पास संप्रभुता नहीं है, इसीलिए ये राज्य की कैटेगरी में नहीं है। एक प्रश्न है कि भारत 1947 के पहले क्या संप्रभु था? नहीं था, क्योंकि हम एक कॉलोनी थे, ब्रिटेन की कॉलोनी थे। ठीक है, आजादी के बाद में हम संप्रभुता प्राप्त कर चुके थे, इसीलिए भारत एक राज्य की कैटेगरी में आ गया। उसके बाद में भारत के लिए राज्य व्यवस्था की आवश्यकता क्यों है? ये एक मेंस का टॉपिक है। कभी कभी पीएससी मेंस में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जहां पे आपको वर्ड्स में उन चीजों को डिफाइन करना पड़ता है। ऑब्जेक्टिव जब प्रीलिम्स का एग्जाम देंगे तो वहां पर तो आप ऑप्शन टिक करके आ जाएंगे, ठीक है, पर मेंस में आपको जब कुछ लिखना पड़ेगा तब ये सारी चीजें काम आती है कि भारत में राज्य व्यवस्था की आवश्यकता क्यों है। भारत के राष्ट्र निर्माण के लिए, जहां पर राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित किया जा सके, भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए, जैसे कि समस्याएं क्या होती हैं? अलगाववाद। अलगाववाद मतलब कोई भी क्षेत्र एक अलग देश की डिमांड करता है अगर भारत में, इसको हम कहते हैं अलगाववाद। इसके अलावा नक्सलवाद, इसके अलावा आपका टेररिज्म, ये सारी समस्याएं हैं जो कि भारत के आंतरिक सुरक्षा से संबंधित हैं। सामाजिक परिवर्तन, भारत में इतिहास में वर्ण व्यवस्था, ठीक है, इसके अलावा भेदभाव, लोकतंत्र में कमजोर लोकतंत्र, ये सभी एक समस्या रही है सामाजिक परिवर्तन के रूप में। उसके बाद में हित समूहों के सामंजस्य। हित समूह कहने का मतलब है कुछ ऐसे लोगों का समूह जिनका की हित आपस में जुड़ा हुआ है, जैसे कि बहुत सारे किसान हो गए, बहुत सारे कर्मचारियों का कोई संघ हो गया, बहुत सारे व्यापारियों का कोई संघ हो गया। इन सभी को हम क्या कहते हैं? हित समूह कहते हैं, प्रेशर ग्रुप्स कहते हैं, जिनका की आपसी हित बिल्कुल एक जैसा है। एक किसान को अगर फायदा देने वाला कोई नियम कानून बनता है तो उससे हर एक किसान को फायदा होगा। ऐसे जो समूह है इनको हम कहते हैं हित समूह। इसके अलावा लोक कल्याणकारी राज्य। समाज में जब सरकार जो है ऐसी होनी चाहिए जो वहां पर लोगों के कल्याण के लिए हो, ठीक है। अंत्योदय का मतलब है कि अंतिम व्यक्ति, समाज का जो अंतिम व्यक्ति है, अंतिम व्यक्ति कहने का मतलब है जो सबसे कमजोर वर्ग है, जिसको कि लाभ नहीं मिलता है या जो लाभ के बारे में लाभ से दूर रह जाता है, वंचित रह जाता है, उसको उनके बारे में पता नहीं चलता है। ऐसे व्यक्तियों तक भी जब सरकार की योजनाएं और समाज के कल्याण के लिए जो भी स्कीम्स हैं इंप्लीमेंट किए जा सकें, ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं लोक कल्याणकारी राज्य। उसके बाद में जो हमने सबसे पहले पॉइंट में डिस्कस किया था कि राज्य के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं,
एक है कानून बनाने की चुनौती, कानून के हिसाब से शासन चलाने की चुनौती, इसके अलावा दंड देने की व्यवस्था। इन सभी का सॉल्यूशन क्या निकाला गया? शासन के अंग के रूप में, जिसे हम क्या कहते हैं? विधायिका। विधायिका के अलावा कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका क्या है? कानून बनाने वाली संस्था। कार्यपालिका क्या है? इम्प्लीमेंटेशन करने वाली संस्था। और न्यायपालिका क्या है? कानून के हिसाब से दंड देने वाली संस्था है। विधायिका या लेजिस्लेचर जिसको हम कहते हैं विधायिका, इसमें जब आप इसका भी संधि विक्षेप करोगे तो आपको मिलेगा यहां पे विधि। ठीक है, विधायिका में एक शब्द छुपा हुआ है विधि। विधि का मतलब है कानून। विधि का मतलब है यहां पे कानून बनाने वाली संस्था। ठीक है, कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव में यहां पे एक शब्द मिलेगा आपको एग्जीक्यूट करने वाला। किसी भी प्लान को, किसी भी पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने वाला, उसके नियम के हिसाब से कार्य को संचालित करने वाली संस्था। और न्यायपालिका में एक शब्द है न्याय। ठीक है, पहले से जो कानून बने हैं उसके हिसाब से न्याय करने वाली संस्था। राज्य को चलाने के लिए जितने भी चुनौतियां थी, संविधान में उन सभी के सॉल्यूशन दे दिए गए। किस किस रूप में? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के रूप में। उसके बाद में हमने पढ़ा लोकतंत्र के प्रकार। लोकतंत्र क्या होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है, ये सब हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जो कि भारत में राजनीतिक तौर पर विद्यमान है, इसमें कुछ और भी चीजें हैं, इसको देखते चलेंगे। एक तो हमने बात किया कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होगा? प्रतिनिधियों के द्वारा शासन चलाया जाएगा। आम जनता अपने लिए कोई प्रतिनिधि चुनेगा और उसके द्वारा शासन चलाया जाएगा। ठीक है, जब हम बात करते हैं कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में प्रतिनिधि चुन करके आएंगे और वो शासन चलाएंगे, तो यहां पे हमें कुछ और टर्म्स या कुछ शब्द देखने को मिलते हैं। सबसे पहला एक शब्द है संसदीय शासन, एक है अध्यक्षीय शासन। उसके बाद में केंद्र और राज्य के बीच में संबंध कैसा है, उसके हिसाब से कुछ शब्द हैं परिसंघ, संघ और यूनियन। इसको देखते चलना। सबसे पहला एक शब्द है यहां पे संसदीय शासन। संसदीय शासन, ये ऐसे शब्दावली हैं जो आपको आगे चल करके परेशान करते रहेंगे, उसको पहले ही समझ लीजिए। और एक है अध्यक्षीय शासन। अध्यक्षीय शासन, ठीक। इनमें क्या डिफरेंस है, या इन शब्दावलियों से आप परिचित है तो बताते चलना। संसदीय शासन का मतलब क्या है? पार्लियामेंट, हाँ, इंग्लिश में क्या बोलेंगे सर? इसको कहेंगे पार्लियामेंट्री और इसको कहेंगे प्रेसिडेंशियल सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम, इसके बारे में। सर पार्लियामेंट्री सिस्टम में जैसे कि कोई भी डिसीजन कैबिनेट है तो उसमें एक ही आदमी पर निर्भर नहीं रहता। हाँ, और अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में एक व्यक्ति डिसीजन ले सकता है उसको चुनने के बाद, जैसे अमेरिका का उदाहरण है राष्ट्रपति। ठीक। संसदीय शासन का मतलब है जहां पर एक संसद है जो कि वहां पर निर्णय नीति निर्माण के लिए जिम्मेदार है। मतलब संसद की यहां जिम्मेदारी क्या है? पॉलिसी मेकिंग या नीति निर्माण। जब आप बात करते हो कि संसद की जिम्मेदारी है, तो संसद किसी एक व्यक्ति से मिलकर के तो नहीं बना है। संसद किन से मिलकर के बना है? सबसे पहले यहां पर एक संसद का जब हम अंग पढ़ते हैं तो यहां पर एक शब्द आपको मिलेगा राष्ट्रपति, फिर लोकसभा और राज्यसभा। इन सभी से मिलकर के क्या बना है? संसद बना हुआ है। ठीक। कंपैरेटिवली अगर हम इसको स्टडी करें तो अध्यक्षीय शासन में यहां पर नीति निर्माण या पॉलिसी मेकिंग की जिम्मेदारी किसकी हो जाती है? नीति निर्माण, या यूं कहें कि निर्णय लेने की पूरी छूट किसके पास होती है? निर्णय लेने की जो मेजॉरिटी ऑफ पावर है, जो ज्यादातर पावर है, वो किसके पास है? राष्ट्रपति नाम का एक व्यक्ति चुना जाता है यहां पे, इसके पास एक्सट्रीम पावर होती है। ठीक है। जबकि भारत में
कंट्रोल्ड वे में पावर होती है। भारत में जो है जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग ये नियंत्रित होता है, जबकि अध्यक्षीय शासन जहां जहां पर भी होगा वहां पर राष्ट्रपति सर्वोच्च होता है निर्णय लेने के लिए। भारत में अगर हम बात करें, संसद नाम की जो संस्था है वहां पे क्या क्या चीजें शामिल हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति, इसका एक पूरा चैप्टर है, इसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। वैसे ये भारत का सर्वोच्च नागरिक कहा जाता है इसको, या पॉलिटिक्स के या पॉलिटिकल लैंग्वेज में जब बात करें तो ये भारत का सर्वोच्च पद है। इसके पास पावर कितना है या नहीं है, इसको अगर इग्नोर कर दें, छोड़ दें, तो ये भारत का सर्वोच्च पद है। लोकसभा क्या है? जनता के प्रतिनिधि, जहां पर जनता के प्रतिनिधि प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए जिस जगह पर बैठते हैं इसको हम कहते हैं लोकसभा। राज्यसभा क्या है? जहां पर राज्यों के प्रतिनिधि बैठते हैं, इसको हम कहते हैं राज्यसभा। और ये इनका चुनाव किस तरीके से होता है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा, अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा, ठीक है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव का मतलब आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। प्रत्यक्ष का मतलब यहां पे जनता सीधे सीधे वोट डाल करके जिनका चुनाव करती है, और अप्रत्यक्ष का मतलब है कि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि फिर किसी को चुनते हैं, इसको हम कह रहे हैं अप्रत्यक्ष तरीका, ठीक। तो भारत के संसद में 3 हिस्से हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। राष्ट्रपति क्या है? भारत का एक सर्वोच्च पद है, ठीक है। पॉलिटिक्स के अगर टर्म्स में बात करें तो राजनीति में भारत का सर्वोच्च पद है। लोकसभा एक ऐसे कुछ ऐसे लोगों का समूह है जिनको कि भारत के लोगों ने प्रत्यक्ष तौर पे चुना है। राज्यसभा क्या है? राज्यों के प्रतिनिधि है जिनको कि अप्रत्यक्ष तौर पे चुना गया है। अध्यक्षीय शासन में क्या होता है? यहां पर भी राष्ट्रपति होता है, यहां पर भी लोकसभा और राज्यसभा जैसी कोई संस्था होती है, पर इनका काम बिल्कुल अलग होता है। राष्ट्रपति अपने आप में पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट होता है। राष्ट्रपति का चुनाव यहां पे क्या होता है? जनता के द्वारा किया जाता है। जनता अपने कुछ प्रतिनिधियों का चुनाव करती है जो कि आगे चल करके राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए वहां पर भाग लेते हैं। इसके अलावा यहां पर जो लोकसभा है और राज्यसभा है, इनका कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है यहां पर राष्ट्रपति के चुनाव में, ठीक है। जैसे कि अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में एक संस्था है जिसको हम कहते हैं सीनेट, वो वहां की लोकसभा के जैसा काम करती है। और एक संस्था है जिसको हम वहां पे कहते हैं कांग्रेस, वो वहां की राज्यसभा के जैसा काम करती है। अमेरिका में राष्ट्रपति भी है, लोकसभा जैसी एक संस्था भी है, राज्यसभा जैसी भी एक संस्था है। लोकसभा को वहां पे कहते हैं सीनेट और राज्यसभा को कहते हैं वहां पे कांग्रेस, ठीक है। राष्ट्रपति का चुनाव इन दोनों से ही अलग है। राष्ट्रपति का चुनाव सीधे सीधे आम पब्लिक के द्वारा किया जाता है, जबकि भारत में क्या सिस्टम है? लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रतिनिधि कहां पे चुनाव करते हैं, या सिर्फ लोकसभा के? दोनों के सांसद भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, सांसद भी लेते हैं और राज्यों के विधायक भी भाग लेते हैं, ठीक। लोकसभा राज्यसभा के जितने सांसद हैं और जितने राज्यों के चुने हुए विधायक हैं वो सभी भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। लेकिन यहां पर जब अध्यक्षीय शासन की बात करते हैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। लोकसभा राज्यसभा में जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो अपना काम अलग तरीके से कर रहे होते हैं, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए यहां पर एक कैसा सिस्टम होता है? यहां पर आम जनता जो है वो अपने कुछ प्रतिनिधि चुनती है। अपने कुछ प्रतिनिधि सिर्फ कुछ समय के लिए चुनती हैं, जो कि राष्ट्रपति के चुनाव तक वहां पर अपने पद पर बने रहते हैं। उसके बाद इनका कार्य समाप्त हो जाता है। अध्यक्षीय शासन में जनता कुछ प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और ये प्रतिनिधि मिलकर के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, उसके बाद में इनका काम समाप्त हो जाता है। ये सिस्टम है आपके अध्यक्षीय शासन में, ठीक है। संसदीय शासन में क्या है? लोकसभा और राज्यसभा मिलकर के राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे, और लोकसभा कुछ समय के बाद डिसॉल्व हो जाता है, जनरली 5 वर्ष के बाद में। राज्यसभा 6 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है एक एक सांसद का, ठीक है। राज्यसभा कभी भी विलीन नहीं होती है। इसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। सर जैसे राष्ट्रपति में जो चुनाव होता है, हाँ, उसमें प्रतिनिधि के लिए डायरेक्ट वोट करते हैं? हाँ, वहां पर जो अमेरिका में जो चुनाव का सिस्टम है वहां पर
लोग जो है वो अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, उसके बाद में वो आगे चल करके राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, फिर उनका काम खत्म हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में ये तो हमने बात किया कि किसी भी देश में शासन कौन चला रहा है, उसके हिसाब से वहां पे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हो सकती है या फिर प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो सकता है, संसदीय शासन या अध्यक्षीय शासन। इसके अलावा हम बात करें कि केंद्र और राज्य का संबंध कैसा है, इसके अलावा इसके आधार पर कुछ शब्दावली है। ये जनरली आपको बहुत यूज तो नहीं आएगा, पर इनको जानना जरूरी है। कभी कभी एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए इन शब्दावलियों का उपयोग कर लेता है। जैसे कि एक शब्द है यहां पे परिसंघ। वैसे इन शब्दों को इंग्लिश में आप याद रखेंगे तो ज्यादा आसान होगा। जैसे कि एक शब्द जो है वो परिसंघ, इसको कहते हैं कॉन्फेडरेशन। एक शब्द है वहां पर फेडरेशन और एक है यूनियन। ठीक है, इसको आप इंग्लिश में याद रखेंगे, ज्यादा आसान होगा। एक शब्द है कॉन्फेडरेशन, एक शब्द है फेडरेशन और एक शब्द है यूनियन। कॉन्फेडरेशन क्या होता है, या इसको हम कहते हैं हिंदी में परिसंघ, और हिंदी में इन दोनों के लिए ही संघ शब्द यूज किया जाता है, इसको भी संघ कह देते हैं। ठीक है, फेडरेशन और यूनियन दोनों को ही संघ कहा जाता है। फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन और यूनियन, इन तीनों शब्दों में क्या अंतर है, या जो आपको पता है बताते चलना। सर जैसे कि शक्ति के बारे में बात करें तो जो फेडरेशन होता है, हाँ, कोई भी राज्य है वो अलग हो सकता है। हाँ, और कॉन्फेडरेशन में एक नियम कायदा कानून रहता है, मतलब अलग हो सकता है, लेकिन कुछ नियम के तहत थोड़ा से मतलब कठिन होता है। जैसे फेडरेशन की तुलना में कॉन्फेडरेशन से अलग होना, हाँ, राज्यों का यूनियन से अलग नहीं हो सकता, उसको उदाहरण भारत है। ठीक। कॉन्फेडरेशन, सबसे पहले बात करें कि इतिहास जब आप पढ़ोगे तो आपको ऐसे बहुत सारे राज्यों की चर्चा मिलती है जहां पर कोई एक राजा जो है वो सहायक संधि कर लेता है दूसरे राजाओं से, और दो राज्य आपस में मिलकर के किसी तीसरे राज्य से युद्ध करेंगे। ठीक है, ये एक ऐसा सिस्टम हो गया जहां पर दो राज्यों ने मिलकर के कुछ समय के लिए सहायक संधि किया या सहायता की एक दूसरे की, और दोनों एक दूसरे के लिए कुछ पॉजिटिव रिजल्ट देने के लिए एक साथ में आ गए हैं। ऐसा जो सिस्टम है जहां पर दोनों राजाओं को साथ में आने और अलग होने की छूट है, कोई भी यहां पर निर्धारित नियम नहीं है, ऐसा सिस्टम को हम क्या कहते हैं, परिसंघ कहते हैं या कॉन्फेडरेशन कहते हैं। जैसा कि एक एग्जांपल है आपका यूएसएसआर। ज्योग्राफी के क्लास 1 में ही मैंने आपसे शायद इसकी चर्चा की थी, यूएसएसआर के बारे में, जहां पे यूएसएसआर एक ऐसा समूह था जहां पे रूस के अलावा लगभग यहां पे 15 देश और थे, और 1991 के आसपास जब यूएसएसआर टूटा तो इसमें से आपका रशिया और इसके जो बचे हुए 15 देश थे वो सेपरेट हो गए, अलग हो गए। सभी का अलग अलग अस्तित्व पहले से था, लेकिन कुछ समय के लिए ये एक साथ आए थे। बाद में जब इनका आपसी तालमेल नहीं बैठा, वापस से अलग हो गए। ठीक है, इसमें साथ आना जितना आसान था, अलग होना भी उतना ही आसान है। शादी के जैसा है क्या? साथ आना जितना आसान है, अलग होना भी उतना आसान है। विदेशों में ऐसा हो सकता है, भारत में ऐसा नहीं है। तो ये कह सकते हो कि आप विदेशों में होने वाली शादी, विदेशों में होने वाली शादी, विदेशों में होने वाली शादी जैसा है। साथ आना जितना आसान है, अलग होना उतना ही आसान है। फिर एक शब्द आता है फेडरेशन। फेडरेशन क्या सिस्टम है, यहां पे कुछ निर्धारित नियमों के तहत साथ आएंगे पर अलग होना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि आपका हो गया यूएसए जब बना था तो इसमें लगभग 15 राज्य जो है वो आपसी सहमति से एक रिटर्न डॉक्यूमेंट साइन करके एक साथ आए थे कि हमारा जो रक्षा होगा, आंतरिक मामले होंगे, वहां पे हम एक साथ मिलकर के निर्णय लेंगे। उसके बाद में धीरे धीरे इसमें राज्य जुड़ते चले गए और आज के समय में यहाँ पे 50 राज्य हैं, एक साथ हैं। ठीक है, फेडरेशन में क्या होता है कि ये साथ आ तो गए हैं पर जितनी आसानी से साथ आए थे उतनी आसानी से अलग नहीं हो सकते हैं। जैसे कि भारत में शादी, साथ आना जितना आसान है, अलग होना उतना ही मुश्किल है। ठीक है, तो यूएसए या कुछ ऐसे देश जहां पर
अलग अलग राज्य आपस में मिल करके कोई संगठन का निर्माण करते हैं, एक समूह का निर्माण करते हैं, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स। अमेरिका क्या है? यूनाइटेड है स्टेट्स का, बहुत सारे स्टेट्स हैं वहां पे जिनका की एक यूनियन है कह सकते हो, जो आपस में मिल करके फेडरेशन का निर्माण किए हैं, और ये इसमें लगभग 50 राज्य शामिल हैं। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता यह है कि यहां पे जब आप नागरिकता की बात करते हो तो इनको नागरिकता 2 रूपों में मिलती है। एक है पूरे देश की नागरिकता और एक है हर एक राज्य की नागरिकता। ये जो 50 राज्य अलग अलग शामिल हुए थे, उन सभी राज्यों में उनको एक सेपरेट नागरिकता मिलती है और पूरे देश के लिए एक अलग नागरिकता मिलती है। इनमें दोहरी नागरिकता का प्रोविजन होता है। कहां पे? फेडरेशन में। ठीक, अगर हम बात करें यूनियन की, इसको भी हिंदी में संघ कहते हैं। आप इंग्लिश के टर्म्स याद रखेंगे, कॉन्फेडरेशन, फेडरेशन और यूनियन। इसका एग्जाम्पल क्या है? भारत, जहां पर आप साथ आ तो गए हैं पर अलग हो ही नहीं सकते, अलग होने की कोई संभावना नहीं है। ठीक है, भारत एक ऐसा स्ट्रक्चर है, या यूनियन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहां पर साथ आने की पॉसिबिलिटी है पर अलग होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या है? सिक्किम। इसका एक एग्जाम्पल क्या है? एक और एग्जाम्पल क्या है? जम्मू एंड कश्मीर। भारत जब आजाद हुआ था उस समय इसके कई हिस्से, जिसको कि आज हम भारत के मैप में देखते हैं, वो इसका हिस्सा नहीं थे। जैसे कि सिक्किम हो गया, सिक्किम एक समय पे अलग देश हुआ करता था। ठीक है, सिक्किम कहां पे है? नॉर्थ ईस्ट में 7 सिस्टर्स और एक ब्रदर के तौर पे जिसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, सिक्किम की लोकेशन कहां पे है? नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में। तो सिक्किम की स्थिति क्या थी? आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था कि भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत के उत्तर में तिब्बत वाला क्षेत्र। ठीक है, तिब्बत वाला क्षेत्र जो है वो एक समय पे इंडिपेंडेंट स्टेट हुआ करता था, जिसको कि किसने कब्जा लिया? चाइना ने, चीन ने उस पर कब्जा कर लिया। ठीक, चीन चाहता था कि सिक्किम का क्षेत्र, क्योंकि ये पूरा पहाड़ी एरिया है, यहाँ की जो डेमोग्राफी है, जो जनसंख्या है, उनका जो कल्चर है वो भी चाइनीज कल्चर से मिलता जुलता है। वैसे ही अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया में जब आप जाओगे तो वहां का भी लोकल कल्चर किससे ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है? चाइनीज कल्चर से। ठीक है, तो वो चाहते थे कि सिक्किम को भी उसी में ही मिला लिया जाए, चीन में या तिब्बत में। तो सिक्किम को यह डर था कि जैसा व्यवहार तिब्बत के साथ हुआ, मतलब वो कि वहां के दलाई लामा को वहां से भाग करके दूसरे देश में शरण लेना पड़ा, वैसी स्थिति इनकी ना हो जाए। तो इन्होंने क्या किया? तुरंत भारत से मदद मांगी और क्या कहा कि भारत में शामिल होना चाहते हैं। ठीक है, फिर एक रिटर्न एग्रीमेंट के थ्रू भारत में शामिल हो गए। इसके लिए भारत में एक प्रॉपर संविधान संशोधन किया गया था। ठीक, उसके बाद में सिक्किम जो है भारत का हिस्सा बन गया। लेकिन आज के समय में क्या भारत ये डिमांड कर सकता है कि मैं भारत से अलग होना चाहता हूं? ऐसा कोई भी राज्य डिमांड नहीं कर सकता है। इसीलिए भारत क्या है? यूनियन है। किसका? यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का संघ है। संघ यहां पे भी लिखेंगे, यहां पे भी लिखेंगे, पर फेडरेशन में जो राज्य हैं वो अलग होने की डिमांड कर सकते हैं। भले मुश्किल है पर अलग हो सकते हैं। यूनियन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहां पे राज्य जो है वो अलग हो ही नहीं सकते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल क्या है? सिक्किम। वैसा एक एग्जाम्पल क्या है आपका? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के बारे में जब आप स्टोरी समझोगे तो आपको 2 नाम और मिलेंगे। एक है आपका जूनागढ़ और एक है हैदराबाद। सरदार पटेल का नाम तो सुने ही है आप सभी। भारत की आजादी के बाद में जब अंग्रेज भारत को छोड़ करके जा रहे थे तो यहां पे बहुत सारे छोटे छोटे पॉलिटिकल बाउंड्रीज थे जो कि अपने आप में अलग से राज्य हुआ करते थे। जैसे कि हैदराबाद हो गया, आपका जूनागढ़ हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया। ये सभी यहां पे क्या था? किसी ना किसी राजा का शासन था। इन सभी राज्यों में अलग अलग छोटे छोटे राजा का शासन था और इन सभी राजाओं को अंग्रेजों ने एक ऑप्शन दे दिया था कि आप चाहें तो भारत के साथ रह सकते हैं। जब भारत आजाद हुआ था तो हमारी कोई पॉलिटिकल बाउंड्री बहुत अच्छे से डिफाइंड नहीं थी, तो अंग्रेजों ने इनको एक ऑप्शन दे दिया था कि आपको मन है तो भारत के साथ चले जाओ, आपको मन है तो पाकिस्तान के साथ चले जाओ, या आपका अगर मन किसी के साथ नहीं लगता है, कहीं भी दिल नहीं लग रहा है, तो आप अपना अलग घर बसा लो। ठीक है, तो इनके पास तीनों ऑप्शन थे, भारत के साथ जाने का, भारत से अलग रहने का, या फिर स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने का।
तो सरदार पटेल और बाकी जितने भी लीडर थे, इन्होंने साम दाम दंड भेद जैसा भी था सबको मना लिया, पर लगभग 550 के आसपास जो देशी रियासत थे, जो कि जहां पे स्वतंत्र राजाओं का शासन था, इनमें से 3 ने नखरे दिखाने शुरू किए। 3 राज्यों में कौन कौन से थे? आपका जम्मू कश्मीर, एक था आपका जूनागढ़, कहां पे है? जूनागढ़ जो है वो गुजरात वाले एरिया में है। उसके अलावा हैदराबाद, उस समय यहाँ पे राजाओं को निजाम कहते थे, तो निजामों का शासन था हैदराबाद में। हैदराबाद कहाँ पे है? वर्तमान तेलंगाना में। तो इन सभी ने क्या नखरा दिखाया कि हम भारत के साथ शामिल नहीं होना चाहते हैं, स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखेंगे। हैदराबाद की डिमांड तो बड़ी और अजीब थी, ये बोलता था पाकिस्तान के साथ जाएंगे। तो हैदराबाद की सिचुएशन है यहाँ पे, पाकिस्तान है यहाँ पे, और इनको ऐसा रोड चाहिए, यहाँ से कनेक्टिविटी चाहिए। गुजरात यहाँ कहीं पे, गुजरात जो है वो पाकिस्तान से लगा हुआ था, इनकी कुछ अलग समस्या थी, और जम्मू कश्मीर नॉर्थ में है। तो सबसे पहले हैदराबाद की बात करें, इनकी समस्या क्या थी? राजा था यहाँ पे कौन? मुसलमान, ठीक है, राजा था यहाँ पे मुस्लिम, और यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादातर थी हिंदू पॉपुलेशन। ये चाहते थे कि वो पाकिस्तान के साथ जाएंगे, पर यहाँ पे हर एक तरीके से इनको ऑप्शन देने के बाद में साम दाम दंड भेद कोई कुछ काम नहीं आया। अब उसके बाद में जब ये देखा गया कि ऐसी कोई पॉसिबिलिटी संभव नहीं है कि एक छोटा सा राज्य है जिसको कि एक अलग देश का हिस्सा मान करके भारत के बीचों बीच उसको स्थान दिया जा सके, तब सरदार पटेल जी ने क्या किया, यहाँ पे किस तरह से इसको मिलाया गया? ऑपरेशन पोलो। यहां पर एक प्रॉपर पुलिस कार्यवाही की गई और इसको भारत में मिला लिया गया, ठीक है। ऑपरेशन पोलो नाम से एक ऑपरेशन चला था, जिसके द्वारा इस हैदराबाद को भारतीय राज्य क्षेत्र के अंदर मिला लिया गया था। उसके बाद था जूनागढ़। जूनागढ़ की सिचुएशन इससे ठीक उलट थी। यहां पर राजा था हिंदू और पॉपुलेशन थी मुस्लिम, ठीक। अब यहां पर जो सिस्टम था, उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान के साथ मिलना है, ठीक। तो हमने ये कहा कि भाई आप एक बार ये देख लो कि आपकी जनता किसके साथ रहना चाहती है। तो यहां पर क्या किया हमने, एक रेफरेंडम या एक जनमत संग्रह का आयोजन किया। जनमत संग्रह या रेफरेंडम मतलब वहां की जो लोकल पब्लिक थी, उन्हीं से पूछ लो किसके साथ रहना चाहते हैं। भाई राजा को एक अकेले थोड़ी रहना है पाकिस्तान के साथ, पूरी जनता को भी वहां पे उस बाउंड्री के अंदर शिफ्ट होना पड़ेगा, ठीक है। पाकिस्तान की बाउंड्री ऐसा हो जाती फिर। तो हमने ये कहा कि आप वहां पे जनमत संग्रह करवा लो, और जनमत संग्रह का रिजल्ट क्या निकला कि ये सभी लोग जो वहां की आम पब्लिक है वो भारत के साथ रहने को तैयार थी, ठीक है। इस तरीके से इनका भारत में विलय हो गया। जम्मू कश्मीर एक अलग ही केस है। ये जो जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र था, भारत पाकिस्तान की सीमा किस नाम से जानी जाती है? रेड क्लिफ लाइन से। जब अंग्रेजों ने यहाँ पे रेड क्लिफ लाइन ड्रॉ कर दिया था, ये बता दिया था कि इतनी सीमा जो है वो भारत के अंदर है, इतनी सीमा पाकिस्तान के अंदर रहेगी। लेकिन जो पाकिस्तान था ये इस चीज को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था। जम्मू कश्मीर में उस समय मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा हुआ करती थी, और वहां पे एक राजा का नाम आपको पढ़ने को मिलता है, क्या? हरि सिंह। तो ये जो राजा थे हरि सिंह, ये अभी भी सोच विचार में लगे हुए थे कि किसके साथ जाएं, पाकिस्तान के साथ रहें, भारत के साथ रहें, क्योंकि यहाँ पे जो जनसंख्या थी मुस्लिम बहुल जनसंख्या थी, ठीक है। पाकिस्तान ने इस पूरे इनके जो सोच विचार का समय था उसको इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। इन्होंने सीधा क्या किया, यहाँ पे अपने कुछ कबीले के लोग थे जो जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र के जस्ट पश्चिम की तरफ कुछ कबीलाई लोग थे, इन कबीले के लोगों को यहाँ पे क्या किया, आक्रमण करने के लिए भेज दिया। और इन कबीलाई लोगों ने यहाँ पे आक्रमण करते करते जो जम्मू कश्मीर वाला इस तरीके से एक हिस्सा है, इसका काफी सारा हिस्सा इन्होंने क्या किया था, कब्जा लिया था, ठीक। फिर राजा हरि सिंह को याद आया कि अब भारत से मदद मांगने का समय आ गया है। इन्होंने भारत में उस समय प्रधानमंत्री थे नेहरू को फोन किया, बताया क्या क्या सिचुएशन है। नेहरू ने तुरंत यहाँ पे सेना भेजी और सेना ने इनको पीछे खदेड़ना शुरू कर दिया, ठीक है। अगर उस समय पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने विदेशों से मदद मांगनी शुरू की, यूएसए और इनके जो अलाइड कंट्रीज थे, इनके जो सहयोगी देश थे, इन्होंने यहाँ पे मध्यस्थता की और यहाँ पे एक संधि करवा दिया, जिसको कि हम कहते हैं आज हम LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। इन्होंने क्या किया, एक संधि करवा दी, जिसके तहत क्या किया गया कि जिसकी जो
सेना थी, जिसकी जो फौज थी, उस समय तक जो संधि हुई उस समय तक जिस पोजीशन पे थी, अब उस समय वहीं पर फ्रीज हो जाएंगे, उसके आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, तो पाकिस्तान कुछ हिस्से को कब्जा ही चुका था, भारतीय सेना उनको पूरा पीछे खदेड़ने की फिराक में थी, खदेड़ भी सकती थी, पर उसी समय ये संधि या समझौता हो गया, जिसको कि हमारे प्रधानमंत्री ने भी एक्सेप्ट कर लिया। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते तो हो सकता है कि ये पाकिस्तान तक भी हमारी सेना पहुंच जाती और उनका हिस्सा भी खींच लाते वापस भारत में। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर वाला जो हिस्सा था, भारतीय सेना यहां तक कहीं पर तक पहुंची थी और वहीं पर ये युद्ध विराम की स्थिति आ गई। ठीक, युद्ध विराम की स्थिति आने के बाद में भारतीय सेना को मजबूरन यहीं पर रुकना पड़ा था और उसके बाद से आज तक ये जो हिस्सा है वो पाकिस्तान के पास में है और बाकी का जो हिस्सा है वो भारत जो है वो उस समय आजाद करवा चुका था। ये वाला जो हिस्सा है जिसको कि हमने ज्योग्राफी में पढ़ा था पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से। ठीक है, इसी में ही इस तरफ कुछ और हिस्सा था जिसको कि हम आजाद नहीं करवा पाए थे, जो कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर ही आता था, लेकिन आज इसका नाम क्या है? अक्साई चीन। अक्साई चीन। असल में पाकिस्तान ने इस हिस्से को चीन को बेच दिया था। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा अब चीन के पास में है, जिसको कि हम अक्साई चीन कहते हैं। ये वाला हिस्सा जो कि पाकिस्तान के पास में है, युद्ध के समय हम उनको खदेड़ सकते थे, पर क्योंकि युद्ध विराम लग गया था, इसीलिए जिसकी सेना जहां पर थी वहीं पे उनको रुकना पड़ा अंतर्राष्ट्रीय समझौते का मान रखने के लिए। और यहां पर जब रुक गए तो एक लाइन यहां पे ड्रॉ कर दी गई, जिसको हम कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। इसके पीछे जितना एरिया है जिसको हम कहते हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, और इसके सामने का हिस्सा भारत जो है वो वापस प्राप्त कर चुका था। इस तरीके से यहाँ पे जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद, ये तीनों ही भारत में शामिल हो गए। ठीक है, ये था आपका यूनियन। हमने बात शुरू की थी यूनियन, फेडरेशन और कॉन्फेडरेशन से। ठीक है, तो कॉन्फेडरेशन का मतलब क्या हुआ, या इसका एक एग्जाम्पल क्या है? यूएसएसआर, जहां पर विदेशों में शादी जैसी स्थिति है, विदेशों में शादी जैसी स्थिति है, साथ आना भी आसान है और जाना भी आसान है, दोनों ही आसान है। उसके बाद में फेडरेशन, फेडरेशन में हमने चर्चा किया, इसका एग्जाम्पल क्या है आपका? यूएसए। एक एग्रीमेंट या समझौते के द्वारा सभी देश आपस में शामिल हुए थे। शुरू में 15 देश थे, धीरे धीरे करके और भी राज्य शामिल होते गए, और यहाँ पे इस पूरे यूएसए के अंदर कितने राज्य हो गए? 50 राज्य शामिल हो गए। यहाँ पर आना आसान है पर जाना थोड़ा सा मुश्किल काम है। उसके बाद में हमने बात किया यूनियन। इसका एग्जाम्पल क्या है? भारत यहां पर किसी समझौते का हिस्सा नहीं था। यहां पर जितने भी राज्य आए थे अपने मर्जी से, जब भारत आजाद हुआ था, इनको कुछ ना कुछ बेनिफिट दे करके भारत में शामिल किया गया था। ठीक है, ये भारत में शामिल तो हो गए हैं पर अलग नहीं हो सकते, अलग होने की संभावना नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपका कॉन्फेडरेशन, फेडरेशन और यूनियन। हिंदी में इसको कहा जाता है परिसंघ, और इन दोनों के लिए ही संघ का उपयोग किया जाता है। एग्जाम में कभी भी आप संघ देखेंगे तो उसके पहले उसका इंग्लिश वर्जन जो ट्रांसलेशन होगा उसको भी देख करके कंफर्म कर लीजिएगा कि भारत के बारे में क्या पूछा गया है। फेडरेशन को भी संघ कहा जाता है, यूनियन को भी संघ कहा जाता है। आपको आंसर क्या मारना है? भारत राज्यों का क्या है? संघ है। ठीक है, तो इन सभी के बारे में यहां पर कुछ डिटेल दिए गए हैं, आपको पीडीएफ में सारा कुछ मिल जाएगा। उसके बाद में हम बात कर रहे थे संविधान के अलग अलग कैटेगरी के बारे में, लिखित अलिखित की बात कर चुके थे। उसके बाद में विकसित और निर्मित, जैसे कि विकसित कहने का मतलब है, जैसे आपने एक शब्द बताया था कि वहां पे जो कुछ ट्रेडिशन है उसी को जब फॉलो किया जाता है, तो ये कैसा एक संविधान है? विकसित संविधान है, मतलब उसको अलग से लिखा नहीं गया है। जैसे कि भारत में निर्मित संविधान है, इसको अलग से लिखा गया है। विकसित संविधान कहने का मतलब है कि वहां पे ऑन पेपर कुछ भी लिखा नहीं गया है, समय के साथ वहां पे जो ट्रेडिशन चलता गया इसी का विकास हो गया है, और इसको हम क्या कहते हैं? अलिखित संविधान भी कहते हैं, जैसे कि ब्रिटेन में। उसके बाद में इन कॉन्स्टिट्यूशन में या इन संविधान में बदलाव करने की कितनी गुंजाइश है, इसको ध्यान में रख करके यहाँ पे इसको लचीला और कठोर भी कहा जाता है। ठीक है, तो कोई भी देश का संविधान लचीला कब कहा जाएगा? जब उसमें
बहुत आसानी से संशोधन किया जा सके, और कठोर कब कहेंगे, जब इसमें परिवर्तन करना बहुत मुश्किल हो। भारत कैसा संविधान है, लचीला और कठोर दोनों का मिश्रण है, मतलब यहां पे बहुत समस्या भी नहीं है इसको चेंज करने में, और बहुत आसान भी नहीं है, ठीक है। कुछ प्रावधान संविधान के अंदर, कुछ ऐसे प्रावधान है जिसको आसानी से बदला जा सकता है, कुछ ऐसे प्रावधान है जिसमें थोड़ी सी समस्या होती है, मेजोरिटी की थोड़ी ज्यादा जरूरत पड़ती है, इसलिए इसको कहा जाता है भारत जो है वो कठोर और लचीला संविधान का मिश्रण है, ठीक है। इसके बाद में भारतीय संविधान को हम नेक्स्ट क्लास से बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड वे में शुरू करेंगे। संविधान की शुरुआत किस तरीके से होती है, और उसके बाद में हम सीधे आ जाएंगे संविधान में क्या क्या प्रावधान है आर्टिकल नंबर 1 से, ठीक है। एक टॉपिक हम जो छोड़ रहे हैं वो है आपका, इस समय छोड़ रहे हैं, आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे जब हमारे सारे आर्टिकल खत्म हो जाएंगे, तब हम एक टॉपिक है भारतीय संविधान का विकास क्रम। भारतीय संविधान का विकास क्रम, ये जो एक टॉपिक है, थोड़ा सा इसमें फैक्चुअल डेटा है, आप इसको लेकर के धीरे धीरे परेशान होने लगेंगे, इसीलिए इसको थोड़ा सा हम ब्रेक कर रहे हैं अभी। इसको हम कब करेंगे, जब हमारे आर्टिकल्स खत्म हो जाएंगे, उसके बाद में इस टॉपिक का नोट्स और क्लास में डिस्कशन हम कर लेंगे, ठीक है। आज की क्लास में इतना रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास से आपके प्रॉपर कह सकते हैं कि आर्टिकल्स शुरू हो जाएंगे, आर्टिकल नंबर 1 से लेकर के हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, ठीक। ओके, थैंक यू।